नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में 25 तक किए थे। आज हम 26वां कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। और आपको पता है कि हर एक पीआईक्यू के साथ हम एक पीआईक्यू क्वेश्चन और उसके साथ हम लोग 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी कौन सा, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्न से किस भारतीय शहर में हुई थी जो जातियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखते थे। तो वो था हमारा आंसर बॉम्बे। ठीक है। और पूछ दे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ये थी 1867 की स्थापना की थी। और किसने की थी, तो ये आपको पता है, आत्माराम पंडुरंग ने। ठीक। फिर कोई पूछ दे कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय किसे जाता है, तो वो है महादेवी गोविंद रानडे या एमजी रानडे। फिर कोई पूछ दे कि एमजी रानडे को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। ठीक है। फिर कोई पूछे कि प्रार्थना समाज के प्रेरणा का मुख्य स्रोत कौन है, तो वह है कौन, केशव चंद्र सेन। फिर अगर कोई पूछ दे आपसे कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो वो किया था सत्यशोधक समाज। और कब किया था, तो 1873 में। ये सब आप लोग को पूरी तरह याद होना चाहिए। हम लोग आगे आते हैं अगला कॉन्सेप्ट में कि 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। क्योंकि हैदराबाद जल्दी मिल नहीं रहा था, तो उसको एक ऑपरेशन के थ्रू ही मिलाया गया इंडिया में। तो वो कौन सा था, तो वो था ऑपरेशन पोलो। ठीक। अगर इसी का अगला क्वेश्चन देखें कि हैदराबाद का अंतिम निजाम का नाम क्या था, तो वो कौन था, तो वो था मीर उस्मान अली खान। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन हम देखें कि हैदराबाद को भारत में किस तारीख को आधिकारिक रूप से मिलाया गया, तो वो था आपका 17 सितंबर 1948। निजाम के निजी अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता है, तो ये था कौन, राजा खान। और ये बहुत ही निर्दयी व्यक्ति होता था। इस पर एक मूवी भी बनी है जो कि बहुत ही खतरनाक, आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तो ये राजा खान बहुत ही निर्दयी किस्म के इंसान होते थे। मतलब क्या ही बताए कि मतलब कोई सीमा नहीं था। सरदार पटेल के साथ हैदराबाद मिशन के लिए मुख्य वार्ताकार कौन थे, तो वो थे आपके बीपी मेनन थे। जो उनके साथ, ये आपको पता है ना कि जो सरदार पटेल जी थे, ये सभी देशों को मिलाते, मतलब जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे उन सबको मिला के एक इंडिया का हिस्सा बनाया था। इसलिए तो उन्हें बिस्मार्क भी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आंध्र प्रदेश किस रियासत का हिस्सा था, तो ये था हैदराबाद। ठीक। आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं की दृष्टिकोण क्या थे, तो वो थे हिंसक विरोध प्रदर्शन। ठीक। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि गर्मपंथी उग्रवादी नेता स्वराज प्राप्ति के लिए किन साधनों पर जोर देते थे, तो वो थे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो उनका नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाल बाल की तिकरी का विचारधारा से संबंधित क्या था, तो वे कौन सी विचारधारा था, तो उग्रवादी विचारधारा था। फिर देखते हैं गर्मपंथी नेताओं ने निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति को अपनाया था, यह सत्य है या असत्य है, तो निष्क्रिय ही किया था, तो वह सत्य है आपका। ये आपका कथन निष्कर्ष वाला में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रिलेटेड है। फिर कोई पूछ दे आपका कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत पहले किसने अपनी पुस्तक में दिया था, तो दिया था अरबिंदो घोष ने। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन में। कोई आपसे पूछ दे कि भारत के प्रारंभिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए प्राय किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है, तो किसको ठहराया जाता है, विऔद्रीकरण नीति को। फिर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि विऔद्रीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो विऔद्रीकरण का मुख्य कारण था मशीनों से बनी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं का आयात। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ दे कि ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे भारतीय व्यापार केंद्र क्यों उजड़ गए, तो इसका क्यों, सूती वस्त्र उद्योगों के पतन के कारण।
ठीक है। सूती वस्त्र पतन क्यों हो गया? अब आपको मैं आगे थोड़ा बताता हूँ अगला क्वेश्चन में कि औपनिवेशिक भारत के विदेशी व्यापार का मुख्य विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता ये थी कि कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात। अब देखिए, आप बहुत लोग को पता नहीं हो कि आयात निर्यात क्या हुआ। निर्यात को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक, इसको इंग्लिश में, और आयात को बोलते हैं हम इंपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम इंडिया से जो सामान विदेश में जाता है, ठीक है, तो हो गया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मतलब विदेश से भारत में आता है, ठीक, तो ये हो गया इंपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करें कि कच्चा माल इंडिया से जा रहा है, मतलब जो भी कच्चा माल है, और कच्चा माल आपको पता है कि सब सस्ता होता है, मतलब समझिए कि 5 रुपये का सामान जा रहा है और तैयार माल जो बन के आ रहा है वो 50 रुपये बन के आ रहा है। समझिए उदाहरण के लिए, जैसे 5 रुपये का सामान यहाँ से जा रहा है इंडिया से, और तैयार माल जो कि तैयार बन के आ रहा है तो वो 50 रुपये में यहीं पे बिक रहा है। मतलब सामान हमारा, केवल वो तैयार करने के लिए देखिए 10 गुना, मतलब कई 100 गुना वो लोग ले रहे हैं हम लोग को। मान लीजिए 5 का सामान 50 रुपये में बेच रहे हैं, जबकि हमसे ले रहे हैं 5 रुपये में और उसको तैयार करके 50 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये हाल था, तो इसलिए, और वो लोग क्या करते थे कि हमारे सामानों में टैक्स लगता था, जबकि अपने सामानों में कोई टैक्स नहीं होता था, और वो भी केवल एवरेज टैक्स नहीं, भारी टैक्स लगता था। तो इस वजह से हमारा जो भी सूती वस्त्र था वो ख़त्म हो गया था। आगे हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोल रहा है कि अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति का क्या अर्थ था? तो वो था भारतीय माल पर उच्च कर, बोले ना कि हाई टैरिफ था, और ब्रिटिश माल पर कम कर। और वही हाल न हुआ है आजकल इंडिया में, तो यही चल रहा है ना टैरिफ की। कि आपने सुना होगा कि मोदी ने क्या किया कि विदेशों के लिए कौन से क्या किया है, विदेशों के लिए क्या हुआ है आपको पता है कि अमेरिका का सामान जो आएगा इंडिया में उसमें 0% रहेगा, लेकिन इंडिया का सामान में जब जाएगा विदेश में तो 18% रहेगा। तो अब बताओ हमारा सामान कोई खरीदेगा जबकि उसका 0% में है? क्योंकि हमारा सामान वहाँ पे जाएगा तो महंगा होगा विदेश में, और यहाँ पे आएगा तो उसका बहुत ही सस्ता होगा सामान। तो बताओ, फिर भी तो हम लोग के उद्योग, जो भी उद्योग है, ख़त्म होगा कि नहीं? तो वहीं इसका विरोध चल रहा है, टैरिफ ट्रेड जो टैरिफ नीति का है, इसके लिए ही उसका विरोध चल रहा है मोदी का, क्योंकि ये पूरे इंडिया को बेचना चाह रहा है, ये कहा जा रहा है टैरिफ में। तो यही है सच्चाई। तो हो सके तो आपका क्वेश्चन आ सकता है टैरिफ नीति से, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि विऔद्योगीकरण के कारण शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रामीणकरण, ठीक है। और आगे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिण तमिलनाडु के एक तटीय शहतूतीकरण से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके B.O. चिदम्बरम पिल्लई। फिर है आगे क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि B.O. चिदम्बरम पिल्लई को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उनका नाम जाता है कप्पली ओट्टिया तमिलन, और उनको समुद्री यात्रा करने वाला तमिल भी बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो वह था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। फिर कोई पूछ दे कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ने किन 2 बंदरगाहों के बीच जहाज चलाए थे? तो वो कौन कौन? तो तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि चिदम्बरम पिल्लई को अंग्रेजों ने विद्रोह भड़काने के आरोप में कौन सी सज़ा सुनाई थी? तो उनको आजीवन कालापानी की सज़ा सुनाई थी। सुब्रमण्यम भारती जो एक प्रसिद्ध कवि थे, चिदम्बरम पिल्लई के निकटतम सहयोगी थे, यह सत्य है या असत्य? तो वह है सत्य, ठीक। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने के इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो बिपिन चंद्रपाल को, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि बिपिन चंद्रपाल को भारत में क्रांतिकारी
विचारों का जनक किसने कहा था, तो उसको कहा था अरबिंदो घोष ने। अगर कोई बोल दे कि लाल बाल टिकट में पाल का क्या अर्थ है, तो सबको पता है बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक का समाचार पत्र की स्थापना की थी, तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, न्यू इंडिया। ये सब बहुत लोग बोलेगा कि ये महात्मा गांधी ने किया था, जबकि महात्मा गांधी वाला यंग इंडिया नहीं, शायद यंग इंडिया है। तो देखिएगा उनका भी इंडिया के नाम से है, थोड़ा बहुत सारे आते हैं ना, तो दिमाग कंफ्यूज कर जाता है। फिर बोला है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक। अब देखिए वंदे मातरम भी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक से लिए गए, तो बहुत लोग बंकिम चंद्र चटर्जी मार सकते हैं। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक बोले तो यह है कौन, अरबिंदो घोष। अगला क्वेश्चन है कि अरबिंदो घोष ने क्रांतिकारी राजनीतिक से संन्यास लेकर कहाँ अपना आश्रम बनाया था, तो देखिए ये बहुत सारी बार पूछता है कि पुडुचेरी, और ये नाम आता है औरबिले आश्रम, उनके आश्रम का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कि देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था, तो यह हुआ था गुजरात। ठीक, कोई पूछ दे कि देवी आंदोलन मूवमेंट मुख्य रूप से किन समुदाय के बीच समाज सुधार के लिए हुआ था, तो ये हुआ था आदिवासी समुदाय, और जैसे कि कौन कौन, धोदिया और दुगला। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि इस आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था, तो इसका था शराब छोड़ना, शाकाहार अपनाना और स्वच्छता बनाए रखना। ठीक, गुजरात में प्रसिद्ध बारदौली सत्याग्रह 1928 में, ये पूछता है बारदौली सत्याग्रह कब था, तो 1928 में, और कहाँ हुआ था, गुजरात में। का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कि खेड़ा सत्याग्रह, ये भी पूछता है कब हुआ था, तो 1918 में, और कहाँ हुआ था, तो ये भी गुजरात में हुआ था। तो गांधी जी ने किस राज्य में किया था, तो ये भी गुजरात है, तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है कि नवसारी और सूरत के क्षेत्रों में आदिवासी के उत्थान के लिए कौन सा प्रसिद्ध आश्रम बना था, तो वो था बेदछी आश्रम। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रतावादी देशों को भारत में एकीकृत करने के किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये ही था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और विस्मारक क्यों कहा जाता है, तो आपको मैंने बताया था कि भारत के राजनीतिक एकीकरण के उन्होंने एकीकरण किया है इसलिए। फिर पूछते हैं कि पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन की महिलाओं ने दी थी, तो आपको पता है ये बारदौली सत्याग्रह जब हुआ था 1928 में, उसके लिए। फिर पूछते हैं कि भारत की कितनी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है, तो ये जाता है आपको 562 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे इंडिया में। देखिए इंडिया ना पहले से ही, हम क्या बोले, अरे छोड़ दिए, कुछ कहना ही बेकार है, मतलब पहले से ही अपने में लग रहा झगड़ा रहता है, अब भी वही हाल है और पहले भी वही हाल था, तो कुछ हो नहीं सकता इंडिया का। सरदार पटेल के साथ रियासती विभागों में सचिव के रूप में किसने कार्य किया था, तो ये क्या था, बीपी मेनन ने। फिर पूछते कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो आपको पता है कि ये गुजरात में है, और कौन से जिला में है, तो नर्मदा जिला है, और वो नदी भी नर्मदा नदी है। ठीक, आगे देख सकते हैं हम लोग, बोला है कि अगर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 अधिनियम का कानून का उद्देश्य था, तो वह था आपका विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, तो उस समय आपको कौन पता है, लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग प्रारूप डलहौजी ने तैयार किया था, और इसका बोलते कि प्रारूप किसने किया था, तो वो था डलहौजी, क्योंकि इससे जस्ट पहले डलहौजी ही था। इस कानून को पारित करवाने में किस भारतीय का सबसे बड़ा योगदान है, तो अगर भारतीयों को बोले तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। फिर बोले लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था, तो वह था सतारा, 1948 में किया था। फिर बोले 1856 में किस आधार पर अंग्रेजों ने अवध का विलय किया था, तो कुशासन के आधार पर। ठीक, अगर कोई बोले कि वुड्स का डिस्पैच किस क्षेत्र में सुधार के संबंधित है, तो वह है शिक्षा में। ठीक, लेकिन पूछता है कि वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 याद होना चाहिए। अगर कोई बोल दे कि उपनिवेश की आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों में महत्वपूर्ण गिरावट आई, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो आपको पता है कि विऔद्योगीकरण वाला मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन, मतलब सस्ते में आया था इसलिए। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि भारत के कच्चे मालों का निर्यात और तैयार माल का आयात क्या कहलाता है, तो वही तो कहलाता है आपका औपनिवेशिक शोषण कहलाता है।
फिर बोला बी औद्योगिकरण के कारण भारत के किन शहरों का पतन हुआ था, तो वो वहाँ पर दिया था ढाका और मुर्शिदाबाद, साथ में सूरत भी हुआ था। फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रिटिश संसद ने वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ ने किस नीति का समर्थन किया था, तो उन्होंने किया था मुक्त व्यापार यानी लेसेस फायर। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ दे कि किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समझौता है, तो ये बहुत पूछता है। चाय और चीन के मतलब चाय का मतलब जो व्यापार था उसमें, और चीन से जो व्यापार है उसको एकाधिकार से छोड़कर बाकी हुआ था। और जबकि ये भी ख़त्म हुआ था कब, 1833 में ये ख़त्म हुआ था। लेकिन इसको छोड़ के कब हुआ था पहली बार, तो हुआ था 1813 में। ठीक। फिर बोल रहे अंग्रेज़ों ने भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण के लिए किस एजेंटों का नियुक्त किया था, तो वही किया था गुमास्ता, जो कि आज गांव में होता है। लेकिन लोग समझते नहीं कि ये सब चीज़ ना, जितने भी पुलिस वाला है, जो आप लोग पुलिस बनाते हैं, ये सब पहले की हैं, ये अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। पुलिस वाला, गुमास्ता वाला, सब ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्रधान के साथ भारतीय गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था, तो वह था आपका चार्टर 1833। भारत के गवर्नर जनरल आपको पता है ना कि 1833 से ही तो हुआ। फिर बोले कि 1833 के अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। फिर बोले कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह समाप्त कर उसे प्रशासनिक निकाय बना दिया, तो वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो यही था आपका 1833। ठीक। फिर पूछते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर कोई पूछते कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया, तो वो किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट, और अंत हुआ 1843 में अंत हुआ था। फिर कोई पूछे कि एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नाहर कटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जुड़ती है, तो वह है बरौनी रिफाइनरी से। ठीक। जो कि बिहार में है, पता है ना। यही अगर क्वेश्चन पूछते कि भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ से हुई, तो अगर पहले पूछते तो डिगबोई असम कब हुआ था, 1901 में। फिर पूछे बरौनी रिफाइनरी भारत के किस राज्य में है, सबको पता है बिहार में है। फिर भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, तो असम में, सबको पता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है दुलियाजन असम में हुआ है। ये नाम याद रखिएगा, दुलियाजन थोड़ा हार्ड में बहुत लोग को पता नहीं होगा। असम तो सबको लगभग जानता है, लेकिन ये दुलियाजन नहीं जानता होगा। फिर बोले मुंबई हाई किसके उत्पादन से है, तो मुंबई हाई बहुत ही फेमस है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। ठीक। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन बोला है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय किस रूप में जाने जाते हैं, तो वह है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के किस अध्यक्ष में पहली बार स्वराज का शब्द प्रयोग किया गया था, तो 1906 में। ठीक। फिर बोलते हैं कि पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो सबको पता है दादा भाई नौरोजी। इसमें ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये आपका पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ये भी दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लंदन में किस संस्था की स्थापना की थी, तो ये था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर पूछते कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या नाम दिया था, तो अब ये याद रखिएगा, अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल्स, यानी उनको क्या ही बोले कि मतलब उनको क्या बोलते हैं, इविल मतलब एक शैतान की तरफ होता है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने ये बोला था। अगर हम बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों का स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो वही है आपका प्रारंभिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन। भारतीय उद्योगों में पतन के औद्योगिकरण किसने कहा था, तो वो कहा था कार्ल मार्क्स और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। फिर कोई पूछ दे कि अंग्रेजों के किस नीति ने भारतीय कपास उद्योग को बर्बाद कर दिया, तो वही था भेदभाव चुंगी कर, मतलब जो टैरिफ पॉलिसी था ना कि इंडिया के सामान पे हाई टैक्स और अपने सामान पे जीरो टैक्स।
भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ खुली थी? तो आपको पता है 1854 में बॉम्बे में। और किसने खोला था? काउसीजी नानाभाई डॉबर ने। फिर अगर कुछ भी पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1855 में हुआ था। ठीक, रिसारा और कहाँ? पश्चिम बंगाल में। टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किस वर्ष की थी? तो यही था 1907 में। आगे क्वेश्चन, आगे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि आगे कॉन्सेप्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपने परिवार और रिश्तेदार से मिलने में सहायता शुरू किया था? तो वहीं 19वीं, जो 1853 में शुरू हुआ था। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब कहाँ चली थी? तो सबको पता है 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे चली थी। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, सबको पता है होना चाहिए। फिर बोले कि रेलवे के विस्तार का मुख्य औपनिवेशिक उद्देश्य क्या था? तो वो था सेना की आवाजाही और कच्चे मालों का बंदरगाहों तक परिवहन। यही तो सबसे था। और कोई पूछ दे, चलिए आगे क्वेश्चन है यही जो मैं कहने वाला था, ये तो पूछा ही है इसमें कि किस वायसराय के समय सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो वही था लॉर्ड कर्जन। ठीक, जो भी बंगाल का विभाजन करवाया था जिसने। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग करने का सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वहीं किया था एकवर्थ समिति 1924 में। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादियों द्वारा निष्कासन प्रतिरोध की रणनीति को सर्वप्रथम रूप से परिभाषित करता है? तो वही है आपका बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग। ठीक, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अपने पुस्तक में किसने दिया था? तो आपको पता है अरविंदो घोष ने। पुस्तक का नाम क्या था? वंदे मातरम समाचार पत्र। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा किस तारीख को हुई थी? तो ये होता 7 अगस्त 1905 को। फिर बोले बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में दिया गया था? तो ये दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी में। ठीक, किस कुमार में? संजीवनी में। बाइकआउट मतलब जितने भी विदेशी सामान था उसको बाइकआउट हुआ था। फिर अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला, भालोभाषी वाला। ठीक, उग्रवादी विचारधारा के 3 प्रमुख स्तंभ कौन है? तो यही तो है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहावी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने डैश डैश से की थी, कहाँ से की थी? तो वो था रायबरेली से की थी। अगला क्वेश्चन कि भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वो था कौन सा जी? पटना। और कौन सा वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वही था इस्लाम धर्म में सुधार करेंगे और अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सैयद अहमद रायबरेली किसके विचारधारा से प्रभावित थे? तो वो थे शाह वली उल्लाह। ओके, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वहाबियों ने किस शहर को अपना सैन्य केंद्र बनाया था? तो वो था सितना, और जो कि एक गाना है फितना। ठीक, वहाबी आंदोलन को कुचलने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो वो जाता है एल्गिन प्रथम। हम लॉर्ड ना बोलेंगे, ये साला लॉर्ड था, कुत्ता था, सब लूट खाया इंडिया को। लेकिन एक चीज़ भाई, उन लोगों ने जो भी अंग्रेज थे ना, आके ना इंडिया वालों को तो एक क्या बोलते हैं कि राष्ट्रवाद जगा के तो गए। क्योंकि इंडिया सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, आए तो तभी तो जाकर थोड़ा एक हुए थे। लेकिन बाद में जाके फिर आया माउंटबेटन, सारों को ख़त्म करके चल गया, पाकिस्तान इंडिया बांट के। फिर इंडिया वाले, अरे चुतिया है ना इंडिया वाले, मतलब 90% तो है ही है, क्या ही बता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी सेंटर ने असेंबली बम फेंके थे? तो वो थे भगत सिंह। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम क्यों फेंका था? तो वो था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। फिर बम फेंकते समय उन्होंने कौन सा प्रसिद्ध नारा किया था? तो उनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो वो था नौजवान भारत सभा 1926 में। भाई देखो भगत सिंह कितने अच्छे इंसान थे। वो अब ऊपर से अगर बोलते हैं, अगर प्राण जीवित रहता है तो अगर वो ऊपर से देखते होंगे तो बोलते होंगे इन चुतियों खातिर हमने लड़ाई किया था, जो कि आजकल के हैं हिंदू सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह कोटला, और फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ठीक है, हाँ दिल्ली में। कहाँ कब किया था? 1928 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी किस तारीख को हुई थी? तो आपको पता है 23 मार्च 1931, और इसी को हम लोग बोलते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस एक बार और मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को भी मनाया, 30 अक्टूबर नहीं 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी जिस दिन को मर गए थे, तो उसको भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा एक सन 1857 के पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? तो वो था धार्मिक सहिष्णुता। ये नहीं था। आपको पता है कि उसमें कौन कौन है? तो इसमें आगे भी है, चर्बी वाला भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, तो वही चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करते थे। ठीक है, सुअर का जो चर्बी हुआ था। अंग्रेजों की किस भूराजस्व नीति ने किसानों में भारी आक्रोश पैदा किया था? वही था भाई जमींदार वाला और रैयतवारी व्यवस्था। ये ना जमींदार वाले एकदम चूस लेते थे किसानों को, प्रति इतना टैक्स लगाते थे, इतना टैक्स लगाते कि वो उनके खाने के लाले पड़ जाते थे, वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाते थे। मतलब पैदा करते थे वो, मौज उड़ाते थे जमींदार और अंग्रेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैनिकों में असंतोष का एक कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 था। यह सत्य है या असत्य? तो यही तो भाई सत्य है। ठीक है, तभी तो मंगल पांडे ने मारा, गोली छितरा दिया उसको, अंग्रेज को। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जबरन ईसाई बनाना विद्रोह का एक धार्मिक कारण था। यह सत्य है? हाँ सत्य है भाई, जबरन वो लोग इन लोग को ईसाई बना रहे थे। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी की हड़प नीति ने किस वर्ग के अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया? वही तो भारतीय राजाओं और नवाबों को। मतलब राजा भी इससे परेशान हो गया क्योंकि वह क्या करता था? हड़प लेता था किसी भी राज्य को। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रोलेट बिल के विरुद्ध 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो वही था जी महात्मा गांधी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट 1919 के भारतीय ने क्या नाम दिया था? तो इनको नाम दिया था काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन दे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति? तो ये चुट्टा झूठ मूठ के खाली हंटर कमेटी बोलता है सब, हिसाब से वाले चुट्टा अपनी मिला भगत था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किस तारीख को किया था? तो उन्होंने हड़ताल किया था 6 अप्रैल 1919 को। वो रोलेट एक्ट किए थे। रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के किन दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो वही था सत्यपाल और किचलू को, सैफुद्दीन किचलू को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये अगर क्वेश्चन पूछ दे आपका कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत के एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया? देखो, थॉमस मैकाले था। वो बोलता ना इंडियन सब असभ्य हैं, ऐसा ही है, गोरू भैंस जैसा है, इन लोग को कुछ नहीं आता है। और आता बहुत था, लेकिन देखिए नहीं बोलते हैं कि 100 में से अगर 90 चुतिया हो ना, तो बात सही है कि कुछ नहीं आता है। अगर अंग्रेज नहीं, अब देखते हैं कि अंग्रेजों को बनाए हुए सामान अब तक जीवित है। मतलब कब का बनाया हुआ है, कई साल हो गया, लेकिन उनका बनाया हुआ हर चीज़ अभी तक ले बढ़िया से है पूरा। लेकिन ये छोटा इंडियन वाला बनाता है, आज बनाएगा अभी बन ही रहा है कि भसक जाएगा। पुल भी देख लो, वो आप लोग देखते हैं ब्रिज वाला, जो कलकत्ता में जो ब्रिज है, क्या नाम है भाई, वो नाम भूल गया। वो लोहा का जो ब्रिज है, आप जाएंगे हावड़ा में, तो हावड़ा में जो एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, हाँ हावड़ा ब्रिज ही शायद नाम बोलते हैं। वो हावड़ा ब्रिज देखते होंगे, हावड़ा के ब्रिज में वो अब तक मतलब बीच में कुछ नहीं है, नदी के कुछ नहीं है रोकने वाला, फिर भी वो इतना बढ़िया है। लेकिन इंडिया वाले अभी बना ही रहे हैं कि अभी इनॉग्रेशन हुआ भी नहीं कि वो पुल ढह जाता है। तो देख रहे हैं, तो भाई हम तो बोलेंगे ही कि ये सच में चुतिया ही थे, क्योंकि हाँ, लेकिन 10% भी, जैसे भगत सिंह थे, ये महात्मा गांधी थे, और भी बहुत सारे थे, मतलब बहुत अच्छे भी हैं,
लेकिन नहीं बोलते हैं कि 90% जब चुतिया हो तो 10% का कोई गिनती नहीं आता है। मैकाले के विवरण के पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन रुचि और नैतिकता में अंग्रेज। यही था क्या भाई, हम समझ नहीं पाए। मैकाले के विवरण पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त में रंग में भारतीय हो लेकिन रुचि और, देखिए इनका कहना यह है ना कि इसका कहना क्या है कि मैकाले ये चाहता था कि भले ही काले लोग हैं मतलब इंडियन हो लेकिन काम हमारे लिए करें, इनका यही था। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों को भारतीय के आधिकारिक शिक्षा के भाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो वो क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अरे लॉर्ड भाड़ में बोलेंगे हम, ठीक। फिर बोला कि मैकाले ने शिक्षा के प्रसार के लिए किस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो वह था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो वही है आपका 54 में जो आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली का न्यू किस अधिनियम से माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 1813 का चार्टर एक्ट से, और उसमें कितना पैसा खर्च किया गया था, बजट 1 लाख रुपए का प्रावधान। देखिए उस समय 1 लाख रुपए का प्रावधान हुआ था, लेकिन बहुत ही कम था। लेकिन अंग्रेज ने भाई यही है कि अंग्रेज आए तो हम लोग का पूरा संस्कृति ख़त्म करके चले गए, जो कि उस टाइम जो पढ़ाई थी वो बहुत ही डेंजरस लेवल की थी, वो पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, अंग्रेज वाले इतने क्या ही बोले, अब जाने दो यार, आगे चलते हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप को ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के लिए निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी। तो वो किया था क्लीमेंट एटली ने, ये सही था। क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ये आपको याद होना चाहिए कि कब किया था। तो 20 फरवरी 1947 में उन्होंने बोला था कि इंडिया को आज़ाद कर देंगे। इटली की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन सा था। तो लॉर्ड बेवेल था। कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश में किस पार्टी की सरकार थी। तो ये भी पूछता है, तो ये लेबर पार्टी थी। फिर बोले कि कैबिनेट मिशन 1946 को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे क्लीमेंट एटली, ठीक। कोई पूछ दे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम रूप से किस योजना का आधार बनाया गया था। तो वो था माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना को, ठीक है, 3 जून योजना भी बोला जाता है। अगर कोई पूछ दे आपका कि आगे क्वेश्चन देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट, उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या था जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का विचार कर खुले तौर पर छपा था। तो आपको पता है श्री अरबिंदो घोष। फिर बोलते हैं कि श्री अरबिंदो ने उग्रवादियों द्वारा समर्थन निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति को लोकप्रिय बनाया था, ये सही है। फिर बोले सावित्री और द लाइफ डिवाइड जैसी कालजयी कृतियों के लेखक कौन है। तो वही है श्री अरबिंदो घोष। फिर बोलते कि अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में अरबिंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो किया था चित्तरंजन दास ने। और कोई पूछे कि किस वर्ष अरबिंदो घोष ने सक्रिय राजनीति छोड़कर पुडुचेरी में शरण ली थी। तो था 1910 में, और वहीं ओरबिलो आश्रम इन्हीं के आश्रम का नाम था। फिर बोले वंदे मातरम समाचार पत्र के अंग्रेजी संपादक के रूप में अरबिंदो के सहयोगी कौन थे। तो वो थे बिपिन चंद्र पाल। पहले की दोस्ती थी भाई, ये लोग थे ना, ये लोग थे एकदम, मतलब समझिए इन लोग को फॉलो करना चाहिए, इनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। आजकल के लोग सब छमिया डांस वालों को फॉलो करते हैं सब। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एवं साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था। तो क्या था A.O. ह्यूम ने। फिर बोले कि एलन एक्टुवन ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, ये सही है। कोई बोलेगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो A.O. ह्यूम ने। फिर अगला क्वेश्चन अगर पूछ दें कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो वो कितने थे, 72 प्रतिनिधियों ने। अगर आपका क्वेश्चन है कि ह्यूम को कांग्रेस के किस पद पर लंबे समय तक नियुक्त रखा था। तो वहीं था आपका महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, ठीक। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये था लॉर्ड डफरिन। फिर बोल दे कि ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी। तो वो था ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरबर्न ने, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि
किस अधिनियम ने केंद्रों और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों का अलग अलग विधायी विशेष प्रदान किए थे? तो वो कौन थे? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही फेमस अधिनियम है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाए। अगर इसमें ही क्वेश्चन पूछे कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है द्वैध शासन कब हुआ था? 1919 में लागू हुआ था प्रांतों में। लेकिन द्वैध शासन क्या हुआ कि द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में लागू किया। केंद्र में लागू कब किया? 1935 में, प्रांतों में 1919 में, और 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेगा। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है प्रांतीय स्वायत्तता वाला कब लागू हुआ। ठीक है, 1935 वाला में। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, ये पूछता है संघीय न्यायालय की कब, तो ये हुआ था 1937 में। ठीक, अब पूछे भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत लगभग 70% हिस्सा किस अधिनियम को माना जाता है? तो 1735 का अधिनियम। ये पूछता है कि जो पॉलिटी में है, मतलब जितने भी लिया गया है कि प्रस्तावना यहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता यहाँ से लिया गया है, ये सब है ना, तो वही चीज़ बोल रहा है कि उसका 70% कहाँ से लिया गया है? तो वो 1935 का अधिनियम से लिया गया। ठीक है, अगर पूछ दे कि बर्मा को भारत के किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था, तो वहीं किया गया था 1935 का अधिनियम। यह आप लोगों को पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलेगा। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? देखे ना, केंद्र में हो गया था 1935 में। ठीक, ये है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि चलिए कोई ना, बस इतना ही, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, केवल 50 तक। 50 से आगे करेंगे। अगर तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। पता नहीं आपके हाथों में क्या, मतलब क्या बोलते हैं भाई। अभी किसी को गर्लफ्रेंड को या किसी को भी मैसेज करना ना, तो सच मैसेज होता है, लेकिन कमेंट करने में आपके पता ना क्या क्या मरते हैं, जाने दीजिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने दोस्तिनियों को शेयर कर देना। ठीक है, बाकी दोस्तीन तो बहुत होता है सबको, तो कर लेना भाई लोग। ठीक है, क्योंकि करते रहेंगे फिर आप दुनिया में बढ़ते रहेंगे, और भगवान करे आप सफल हो जाए। थैंक यू।